हेलो बच्चों। इससे पहले हमने जल के स्रोतों के बारे में पढ़ा था। जल के स्रोत में पृष्ठ स्रोत, भौम स्रोत, जिसमें धाराएं, झीलें, ताल, नदियाँ आदि संचित वर्षा जल के बारे में। भौम स्रोत में जहाँ पर वर्षा का जल रस रस के जाता है उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमें जल प्रदूषण के स्रोत पढ़े थे। जल प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत और जल प्रदूषण के मानवीय स्रोत। तो इसके बाद जल अपक्षय के कारण हम पढ़ेंगे कि वर्तमान में जल अपक्षय की स्थिति के लिए बहुत से कारक प्रभावी हैं, परंतु अगर हम इनकी पृष्ठभूमि को देखें तो पाएंगे कि मानव इसके लिए किसी न किसी स्तर पर उत्तरदायी आवश्यक है। जल अपक्षय के कारण निम्नलिखित हैं, जिनके कारण जल आज विषम स्थिति में पहुंच गया है। इनके निम्न कारण हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि, बढ़ता शहरीकरण, बढ़ता औद्योगिकरण, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, विलासिता, आधुनिकतावाद व भौतिकवाद की प्रवृत्ति, स्वार्थी प्रकृति व जल के प्रति संवेदनहीनता, भूजल पर बढ़ती निर्भरता एवं अतिदोहन, नवा परंपरागत जल संग्रहण तकनीकों का उपेक्षा, 10वां समाज की सरकार पर बढ़ती निर्भरता और लास्ट में कृषि में जल का बढ़ता उपयोग आदि। इसके बाद हम देखते हैं बाढ़। बाढ़ का सामान्य अर्थ होता है कि विस्तृत स्थलीय भाग का लगातार कई दिनों तक जलमग्न रहना। सामान्य तौर पर लोग बाढ़ का संबंध नदी से जोड़ते हैं। लोगों के अनुसार बाढ़ की स्थिति उस समय होती है जब जल नदी के किनारों से ऊपर प्रवाहित होकर उस नदी के समीपी भागों को जलमग्न कर देता है। वास्तव में बाढ़ प्राकृतिक पर्यावरण का एक गुण है तथा अफवाह बेसिन के जलीय चक्र का एक संगठन है। बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है तथा अति जल वर्षा का परिणाम है। यह मात्र उस समय प्रकोप बन जाती है जब इसके द्वारा अपार जनधन की क्षति होती है। मानव क्रियाकलापों द्वारा बाढ़ के परिणाम आवर्ती विस्तार में वृद्धि हो जाती है। अतः बाढ़ प्रकोप प्राकृतिक व मानव जनित दोनों हैं। अधिकतर बाढ़ का संबंध विस्तृत जलोढ़ मैदान में प्रवाहित होने वाली नदियों से होता है। विश्व के समस्त भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 3.5% क्षेत्र पर बाढ़ मैदानों का विस्तार है, जिसमें विश्व की लगभग 6.5% जनसंख्या निवास करती है। बाढ़ के कारण क्या हो सकते हैं? इसमें नदियों की बाढ़ प्राकृतिक व मानव जनित कारणों दोनों को प्रतिफल है। प्राकृतिक एवं मानव जनित बाढ़ के कारणों के सापेक्षिक महत्व में स्थानीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। नदियों की बाढ़ के प्राकृतिक कारणों में प्रमुख है लंबी अवधि तक उच्च तीव्रता वाले जलवर्षा, नदियों के घुमावदार मार्ग, विस्तृत बाढ़ मैदान, नदियों की अनुदैर्घ्य परिच्छेदिका में ढाल भंग अर्थात नदियों का जलधारा की प्रवणता में अचानक परिवर्तन, ज्वालामुखी उद्गार के कारण नदियों के स्वाभाविक प्रवाह में अवरोध, नदियों की घाटियों तथा जलधाराओं में विशेषताएं आदि हैं। मानव जनित बाढ़ के कारणों में निर्माण कार्य, नगरीकरण, नदियों के जलमार्ग में परिवर्तन, नदियों पर बांधों, पुलों एवं जल भंडारों का निर्माण, कृषि कार्य, वन विनाश, भूमि उपयोग में परिवर्तन आदि प्रमुख है। इन कारणों द्वारा अफवाह बेसिन में कई तरह की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं तथा संकटापन्न बाढ़, नदियों के किनारे के सहारे भूमि स्खलन तथा मलयावात, नदी के तटों के सहारे तेज गति से अधिकाधिक अपरदन के कारण तटीय भागों का विनाश, जलमार्ग एवं नदियों के मार्ग में स्थानांतरण पर परिवर्तन, बाढ़ मैदानों में जलोढ़, रेत, मृत्तिका, सिल्ट आदि का
निक्षेपण आदि है। दूसरा, सूखा। सूखा अत्यधिक घातक प्राकृतिक प्रकोप होता है क्योंकि इसका किसी प्रकार के जीवन रूप के अस्तित्व के लिए आवश्यक 3 वस्तुएं जल, वायु, आहार में से एक जल से सीधा तथा दूसरे आहार से अप्रत्यक्ष रूप से गहरा संबंध है। क्योंकि फसलें, पौधे तथा अन्य खाद्य जंतु जल पर पूर्णतः आश्रित होते हैं, सूखे का आविर्भाव जल के अभाव में संचयी प्रभाव से होता है तथा इस प्राकृतिक प्रकोप के कारण कृषि तथा प्राकृतिक वनस्पति को भारी क्षति होती है तथा अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यद्यपि अधिकांश लोग सूखे की स्थिति से भली भांति अवगत होते हैं, परंतु सूखे की सुनिश्चित परिभाषा प्रस्तुत करना कठिन कार्य हो जाता है। दीर्घकाल में शुष्कता में वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाले सूखे की स्थिति का जलमार्ग की मात्रा, सामान्य औसत वार्षिक जल वर्षा से उसके विचलन तथा विभिन्न उद्देश्यों के जल की स्थानीय मांग से गहरा संबंध होता है। वास्तव में शुष्क दशा या आर्द्र दशा के लिए जल वर्षा की सकल मात्रा अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती है, वरन जल वर्षा की नियमितता अनियमितता अधिक महत्वपूर्ण होती है। C.G. बेट्स के अनुसार सूखे की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जबकि वार्षिक वर्षा सामान्य वार्षिक वर्षा की 75% या उससे कम या मासिक वर्षा सामान्य वार्षिक वर्षा की 60% या उससे कम होती है। D.A. रामदास के अनुसार सूखे के समय 1 सप्ताह तक वर्षा सामान्य की आधी या उससे कम होती है। 1936 में सूखे को 3 प्रकार में विभक्त किया कि पहला, निरपेक्ष सूखा, जबकि लगातार कम से कम 15 दिनों तक प्रतिदिन 0.01 इंच से कम वर्षा हो। दूसरा, आंशिक सूखा, जब कम से कम 29 दिन तक लगातार औसत वर्षा 0.01 इंच या से कम हो। और शुष्क दौर, जबकि लगातार 15 दिनों तक दैनिक वर्षा 0.04 इंच से कम होती है। उस दशा को सूखा कहते हैं जबकि किसी भी क्षेत्र में सामान्य वर्षा से वास्तविक वर्षा 75% से कम होती है। IMD ने सूखे को 2 भागों में व्यक्त किया है, प्रचंड सूखा, जबकि वर्षा का अभाव या सामान्य वर्षा का 50% से अधिक हो जाता है, तथा सामान्य सूखा, जबकि वर्षा का अभाव सामान्य वर्षा के 50 से 25% के बीच रहता है। सूखे के प्रभाव। सूखे का मानवीय या जीवमंडल पारिस्थितिक तंत्र पर प्रारूप प्रभाव पड़ता है क्योंकि जंतु और पौधे प्रत्यक्ष रूप से सूखे पर निर्भर करते हैं। वास्तव में दीर्घकालीन सूखे का पारिस्थितिकीय, आर्थिक, जनांकीय तथा राजनीतिक पक्षों पर प्रभाव पड़ता है। दीर्घकालीन सूखे का कारण प्रदेशों में विशेष के पारिस्थितिक तंत्र के जैविक संगठन में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार क्योंकि पौधों तथा जंतुओं के कतिपय जातियाँ समाप्त हो जाती है क्योंकि वे कठोर सूखे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। दूसरा, कुछ अन्य वस्तुओं के भ्रमण कर जाते हैं। इस प्रकार प्रव्रजन के कारण कुछ जंतुओं की संख्या में कमी हो जाती है। तीसरा, कुछ जानवर भूखमरी के कारण मर जाते हैं। चौथा है बांध, डैम। सिंचाई की व्यवस्था का विस्तार करने के लिए विश्व तथा भारत में बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं जिनमें सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत आदि की सुविधा उपलब्ध होती है। बांधों से लाभ निम्नलिखित हैं। सिंचाई की व्यवस्था में बांधों से की जाती है। बांध बाढ़ और सूखे पर नियंत्रण रखते हैं। इनमें जल विद्युत का उत्पादन होता है। बांधों से सार्वजनिक पेयजल की सुविधा प्राप्त होती है। बांधों के द्वारा जल मार्गों से जलीय आवागमन, यातायात की सुविधा मिलती है। मत्स्य उत्पादन बांधों में किया जाता है। बांधों द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों को जल उपलब्ध किया जाता है आदि। बांधों से समस्याएं।
बांधों से उत्पन्न होने वाली समस्या निम्नलिखित है। बांधों के निर्माण से भूमि और जल में लवणता आ जाती है। इसके निर्माण से जलीय हानि होती है। बांधों के निर्माण से भूजल में परिवर्तन आ जाता है। बांध निर्माण से उस क्षेत्र के निवासियों को विस्थापन करना पड़ता है। बांध क्षेत्रों में भूकंप की तीव्रता आ जाती है। बांधों के कारण भूमि का अपसादीकरण होता है। बांध बनाने हेतु वन काटे जाते हैं, जिनके कारण वन उन्मूलन होता है। तीसरा, खनिज संसाधन। वे सभी पदार्थ जिन्हें खनन द्वारा पृथ्वी से निकाला जाता है खनिज संसाधन कहते हैं। ऐसे पदार्थों की उत्पत्ति कोयले और पेट्रोलियम के समान जैव हो सकती है। अजैव पदार्थों में धात्विक अधात्विक दोनों ही पदार्थ शामिल हैं। खनिजों को पृथ्वी सतह से या विभिन्न गहराइयों से खोदकर निकाला जाता है। यद्यपि खनिज व्यापक रूप में शैलों में पाए जाते हैं, लेकिन उन्हीं स्थानों से उनका खनन आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होता है, जहां वे सेकेंडरी रूप से मिलते हैं। इसमें सेल जिसमें कोई धात्विक खनिज सेकेंडरी रूप में मिलता है वैसा कहलाता है। बहुत से धातु खनिज जैसे सोना, चांदी, सीसा, जस्ता ऐसे के रूप में आग्नेय और कायांतरित शैलों में पतली बारीक परतों में मिलते हैं। कोयला और लिग्नाइट अपसादी शैलों की परतों के बीच अपेक्षाकृत मोटी परतों में मिलते हैं। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस अपसादी शैलों के रंध्रों को मिलते हैं। टीन, सोना, हीरा जैसे खनिज नदी के तल में जमा रेत, कंकड़ों अन्य अपसादी में मिलते हैं। खनिज के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ भी मिलते हैं। खनिजों की मात्रा अलग अलग स्थानों में भिन्न भिन्न होती है। शुद्ध खनिज प्राप्त करने के लिए खनिजों को संसाधित करके अशुद्धियों को दूर करना पड़ता है और लोहा अयस्क को संसाधित करके लोहा प्राप्त करने के लिए काफ़ी व्यय करके बड़े बड़े कारखाने लगाने पड़ते हैं। पेट्रोलियम को बिना साफ के उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इन्हें प्रस्तुत करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि अनेक उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं।